हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू ए बाई एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, पॉलिटी के इस वीडियो में मैं आप लोगों से और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं 4 वीडियो आप लोगों को दे चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उन वीडियो को देखिए जाकर, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है। 71 क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले करने वाले भारतीय कौन थे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसकी मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो संविधान सभा थी, इसकी सबसे पहले वर्बल डिमांड किसके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर वर्बल डिमांड कह रहा है तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। कहने का मतलब, अगर ये देखा जाए कि संविधान सभा की मौखिक मांग वर्बल डिमांड किसके द्वारा की गई थी, तो वो थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अगर इसकी ऑफिशियल डिमांड देखा जाए, लिखित डिमांड देखा जाए, तो वो की गई थी M.N. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? M.N. रॉय के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने 2 पॉइंट्स बताए हैं कि अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाले भारतीय अगर पूछा जाए, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक होंगे, वो उन्होंने संविधान सभा की मांग सबसे पहले की थी। और अगर पूछा जाए कि सबसे पहले ऑफिशियल डिमांड किसके द्वारा की गई थी, तो वो होगा M.N. रॉय के द्वारा। तो और जो M.N. रॉय के द्वारा की गई थी फ्रेंड्स, ये की गई थी 1934 में, 1934 में M.N. रॉय के द्वारा इसकी ऑफिशियल डिमांड की गई थी 1934 में। और जो बाल गंगाधर तिलक ने इसकी मांग की थी, ये की थी 1895 में। कब की थी फ्रेंड्स? 1895 में, 1895 में इनके द्वारा वर्बल डिमांड की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर 71। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 72 की तरफ। फ्रेंड्स, 72 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया था। तो फ्रेंड्स, जो अगस्त ऑफर था, अगस्त प्रस्ताव, ये भारत में आया था 1940 में, 1940 में। अगस्त प्रस्ताव जो था वो भारत में 1940 में आया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, बात ये आती है कि ये अगस्त प्रस्ताव क्यों आया, ये है क्या। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश में ये करते हैं कि फ्रेंड्स, जो भारतीय थे, भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग की जा रही थी ब्रिटिशर्स से, और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स हमारी मांग को टालते आ रहे थे बराबर। और 1939 में फ्रेंड्स, जो जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था, तो फ्रेंड्स ब्रिटिशर्स को हमारी ज़रूरत पड़ी, यानी कि भारतीय सैनिकों की ज़रूरत पड़ी अंग्रेज़ों को। तो अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि अगर हम लोग भारतीयों की मांग को पूरा नहीं करेंगे तो जो भारतीय सैनिक हैं वो हमारी, चूँकि भारतीय लोग ही ब्रिटिशर्स सेना में शामिल होकर के द्वितीय विश्व युद्ध में जाने का प्रस्ताव था। चूँकि भारत की उस समय कोई ऐसी सेना नहीं थी बहुत ज़्यादा कि वो जाकर के ब्रिटिश आर्मी के साथ में जाकर के उसके साथ में युद्ध कर पाए। तो फ्रेंड्स, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने ये प्रस्ताव किया कि अगर हम लोग भारतीयों की मांग को मान लेंगे तो हो सकता है कि जो भारतीय लोग होंगे ये ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करके और हमारे साथ में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ेंगे। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन था वो अमेरिका के साथ में मिल करके जापान के खिलाफ लड़ रहा था। तो ये जो प्रोपेगेंडा था ये ब्रिटिशर्स का था। तो इसी के तहत अगस्त प्रस्ताव उन्होंने भेजा था, और उस अगस्त प्रस्ताव में इन्होंने ये डिक्लेरेशन किया था कि जो आपकी संविधान सभा है, इस संविधान सभा का गठन किया जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। तो फ्रेंड्स, उन्होंने मांग मानने के लिए तो कहा, लेकिन वो कब मानने के लिए कहा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब अगस्त प्रस्ताव भारत में आया था तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था। तो जब अगस्त प्रस्ताव भारत में आया था तो उस समय जो भारत का वायसराय था ये था लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो था ऑप्शन नंबर 2। और फ्रेंड्स, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा और भी कुछ डिक्लेरेशन किए गए थे, उनमें से मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताना चाहता हूं। तो उनमें से कुछ पॉइंट्स ये थे
कि सबसे पहले अंग्रेज़ों ने ये बोला था कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें और अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। इनके द्वारा जो दूसरा पॉइंट था वो ये कहा गया था कि जो भारत का संविधान होगा उस संविधान को बनाने का भारतीयों को पूरा का पूरा अधिकार होगा और भारतीय लोग औपनिवेशिक स्वराज का इस्तेमाल कर पाएंगे। कहने का मतलब कहीं ना कहीं भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ ना कुछ एक तरीके से कहें कि लालच था। हम लोगों को लालच इसलिए था क्योंकि भारतीय लोग ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करें और उनके साथ में युद्ध लड़ेंगे जा करके, और बाद में हम लोगों को फिर से वही जो मांगे थी वो नहीं मानी जाएंगी। तो यही सब होता रहा अभी तक। तो फ्रेंड्स जो अगस्त प्रस्ताव था ये पूरी तरीके से कांग्रेस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। पूरी तरीके से कांग्रेस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। इसको नहीं माना गया था, ना ही इसको अप्लाई किया गया था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 72 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 73 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से चलाया गया। फ्रेंड्स जब अगस्त प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया गया था तो इसके बाद में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था ये चलाया गया था। ये कहाँ से चलाया गया था? महाराष्ट्र के वर्धा जिले से। और फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये किसके द्वारा चलाया गया? महाराष्ट्र के वर्धा जिले से। तो फ्रेंड्स ये चलाया गया था आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित एक पवनार आश्रम था, उस आश्रम से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसी सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। दिल्ली चलो का नारा अलग चीज़ है और दिल्ली चलो आंदोलन अलग चीज़ है अपने आप में। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दिल्ली चलो आंदोलन किसे कहा जाता है? तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसे ही दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की सर्वप्रथम विचारधारा किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। जो महात्मा गांधी जी थे इन्हीं के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की विचारधारा दी गई थी। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बता चुका हूँ कि अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था तो वो आचार्य विनोबा भावे थे, और दूसरे नंबर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले। तो फ्रेंड्स जो महाराष्ट्र का वर्धा जिला है, वर्धा जिले में जो पवनार आश्रम है, इसी आश्रम को आचार्य विनोबा भावे जी का समाधि स्थल भी बोला जाता है। तो एक नया क्वेश्चन इसी से बनता है। हो सकता है कि किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आचार्य विनोबा भावे का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है, तो वो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित पवनार आश्रम है, जहाँ से ही व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 73। आपको 73 से रिलेटेड सारी जानकारी क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था। तो फ्रेंड्स जो क्रिप्स मिशन था ये भारत में आया था 23 मार्च 1942 को। कब आया था? 23 मार्च 1942 को। तो फ्रेंड्स इसका आने की वजह ये थी चूँकि इंडियंस के द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो अगस्त प्रस्ताव था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और रिजेक्ट उसका करने का रीज़न ये था क्योंकि जो हम लोग थे या जो इंडियंस थे, इंडियंस के द्वारा मांग ये की गई थी कि जो संविधान सभा होगी उस संविधान सभा का गठन हम लोग निर्वाचन के आधार पे करेंगे। मतलब इंडियंस लोग ही उसका निर्वाचन करेंगे या उसमें कहीं की पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनका कहना ये था कि जो संविधान सभा होगी उसका गठन हम लोग करेंगे, लेकिन वो संविधान सभा आप ही होगी। तो फ्रेंड्स इसीलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया था और इसी के लिए ही क्रिप्स मिशन दोबारा से भारत भेजा गया था। और ये भेजा गया था 23 मार्च 1942 को। ब्रिटेन से 23 मार्च 1942 को भेजा गया था क्रिप्स मिशन। और ये भेजा गया था इसलिए क्योंकि निर्वाचन के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये लालच दिया गया था। और वो भी इसमें भी उन्होंने ये कंडीशन लगाई थी कि ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि जब क्रिप्स मिशन भारत में आया था तब उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो वो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 1942।
तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। 75 क्वेश्चन कर रहा है क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को बाद की तारीख का चेक किसके द्वारा कहा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें एक जगह टाइपिंग मिस्टेक है, जहाँ पर वह लिखा है ये वह नहीं होगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को बाद की तिथि या बाद की तारीख का चेक किसके द्वारा कहा गया है। तो फ्रेंड्स इसको कहा था महात्मा गांधी जी ने इसको बोला था कि ये बाद की तारीख का चेक है ना। तो इसकी आलोचना की थी महात्मा गांधी जी ने, क्रिप्स मिशन की आलोचना की थी महात्मा गांधी जी ने, क्या कहकर कि ये बाद की तारीख का चेक है। तो फ्रेंड्स इसकी आलोचना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भी की गई थी। तो उन्होंने इसकी आलोचना की थी ये बोलकर कि ये डूबते हुए बैंक की बाद की तारीख का चेक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्रिप्स मिशन को क्या बोला था, ये डूबते हुए बैंक की बाद की तारीख का चेक है। और जो पट्टाभी सीतारमैया थे इन्होंने भी इसकी आलोचना की थी और इन्होंने इसको क्या बोला था, ये बोला था कि अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण है। ये क्या था, अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण है। तो ये सारी की सारी विचारधाराएं या ये सारी की सारी मान्यताएं दी गई थी इंडियंस के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 75 जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो क्रिप्स मिशन था जब ये भारत में आया था तो फ्रेंड्स इसका भी बहिष्कार किया गया था इंडियंस के द्वारा और इसी के विरोध प्रदर्शन में भारत छोड़ो आंदोलन का भी शुरुआत की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो फ्रेंड्स जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसका जो प्रारंभ था वो हुआ था 1942 में, 1942 में। क्यों हुआ था इसका रीज़न मैं आपको भी बता चुका हूँ कि जो अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन था, इन सब का बहिष्कार किया गया था क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें कैसी थी कि इन सब चीज़ों से हम लोगों को लुभाया जा रहा था। ब्रिटिशर्स हमको लालच दे रहे थे कि हम ये कर देंगे, आपकी संविधान सभा का आपके अकॉर्डिंग उसका गठन करेंगे, निर्वाचन के आधार पर भी कर देंगे, लेकिन वो सारा का सारा काम कब करेंगे, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा इसके बाद में। तो फ्रेंड्स इंडियंस ने उनकी ये मांग नहीं मानी थी, तो इसी के खिलाफ में भारत छोड़ो आंदोलन का जो था वो स्टार्टिंग की गई थी। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन ये बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ कहाँ से था। तो सबसे पहले अभी इसके पहले एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि वर्धा जिले से इसका भी जो स्टार्टिंग था वो वर्धा जिले से हुआ था, महाराष्ट्र के वर्धा जिले से। और फ्रेंड्स वर्धा जिले से इसलिए हुआ था क्योंकि 14 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक चल रही थी। उसी बैठक से यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि अब अंग्रेजों को भारत से भगाना ही होगा और इसी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्टिंग की गई थी। और फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त की क्रांति भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए अगस्त की क्रांति किसे कहा जाता है, तो वो भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त की क्रांति कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1942। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसको स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी या इसको किसके द्वारा चालू किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि जो अगस्त 1942 में मुंबई अधिवेशन था, अगस्त 1942 का जो मुंबई अधिवेशन था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता ही कौन कर रहा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी कर रहे थे। तो इसीलिए ये इसका प्रस्ताव जो था ये पारित हो गया था 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था ये 8 अगस्त 1942 को पारित हो गया था और इसकी शुरुआत जो हुई थी इसी के नेक्स्ट डे से, यानी कि 9 अगस्त से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 76। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। जो हमारा 77 क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस योजना के तहत पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद के गठन का प्रस्ताव जो था ये किया गया था बेबल योजना के तहत। जो बेबल प्लान था, इस प्लान के तहत में ये कहा गया था कि केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। तो फ्रेंड जो बेबल योजना थी, ये बेबल योजना भी कहीं ना कहीं हमारी मांगों को पूरी करने के लिए ब्रिटेन पार्लियामेंट से भेजी गई थी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके द्वारा जो काम किया गया था, तो इसमें जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जब क्रिप्स मिशन भारत में आया था तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड लिनलिथगो। तो अब सबसे पहले तो इसके स्थान पर लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेबल को भारत का नया वायसराय चुना गया था और ये रहा था 1944 से लेकर के 47 तक।
3 साल तक ये भारत का वायसराय रहा था, 1944 से लेकर के 1947 तक। तो फ्रेंड्स, इसमें जो रिकमेंडेशंस थी वो ये थी कि बैबल योजना के तहत क्या क्या काम करने के लिए बोला गया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा था कि केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, और इसके अलावा दूसरा काम जो होगा इसमें ये कहा गया था कि कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो होगी वो हिंदू सदस्यों की संख्या के बराबर होगी। और इसके बाद में जो तीसरा रिकमेंडेशन थी इनकी वो ये थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भारतीय लोग होंगे ये अपना संविधान स्वयं बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये 3 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी जो की गई थी बैबल प्लान के तहत, बैबल योजना के तहत। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इस योजना को भी हम लोगों के द्वारा ठुकरा दिया गया था, यानी कि कांग्रेस के द्वारा ठुकरा दिया गया था। उसका रीज़न ये था क्योंकि इन्होंने ये बोला था कि किसी भी कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम की संख्या जो होगी वो हिंदुओं की संख्या के बराबर होगी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम, कांग्रेस को एक प्रॉब्लम ये हो रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स इस बैबल योजना में जो मुस्लिम लीग थी वो ये कह रही थी कि जो भी कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की जो उनका जो चयन होगा वो मुस्लिम लीग ही करेगी। इस बात से कांग्रेस जो थी वो नाराज़ थी, तो इसीलिए कांग्रेस के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था। तो ये योजना भी पूरी तरीके से विफल हो गई थी, और जब ये विफल हो गई थी तो इसी के बाद में ही जो लॉर्ड वेबल था, वेबल ने ही ये डिक्लेरेशन की थी कि शिमला में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, एक शिमला सम्मेलन बुलाया जाएगा। उसी शिमला सम्मेलन में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस थी उन दोनों का समझौता कराने का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड वेबल के द्वारा। तो लॉर्ड वेबल एक ऐसा वायसराय था जिसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता कराने का प्रस्ताव किया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले क्या किया था, हिंदू और मुसलमान को लड़ाया था आपस में। इसके बाद जब अंग्रेज़ों के ऊपर ही इस बात का डर हो गया कि कहीं ना कहीं अब हमें भारत में राज करना और मुश्किल होगा, तो इससे अच्छा यही होगा कि हम इन दोनों दलों की सर्वसहमति बना दें, और जिससे आराम से भारत की शासन व्यवस्था चलती रहे। और फ्रेंड्स, ये भी रिकमेंडेशन की गई थी कि जब तक भारत का अपना नया संविधान नहीं बन जाएगा तब तक जो भारत का संविधान होगा वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ही रहेगा, मतलब तब तक भारतीय जो होगा, भारत जो होगा वो ब्रिटेन संविधान से ही चलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से सारी की सारी जानकारी रिलेटेड थी बेबल प्लान के तहत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था। तो जो शिमला सम्मेलन था इसमें कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। जो कांग्रेस का प्रतिनिधि थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि शिमला सम्मेलन किस लिए बुलाया गया था। तो शिमला सम्मेलन बुलाने का रीज़न क्या था मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जो बैबल प्लान था, बैबल प्लान के तहत में ये डिक्लेरेशन की गई थी कि नंबर ऑफ मुस्लिम कैंडिडेट एंड नंबर ऑफ हिंदू कैंडिडेट जो भी कार्यकारिणी की परिषद होगी उसमें बराबर होंगे, और उनका जो चयन होगा, उनका जो सिलेक्शन होगा वो मुस्लिम लीग ही करेगी। तो इस बात से कांग्रेस को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। उसी कॉन्फ्रेंस में इसका सलूशन करने का प्रयास किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 78 का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो शिमला सम्मेलन था ये हुआ था 25 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक। 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक। फ्रेंड्स, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि शिमला सम्मेलन और शिमला समझौता। शिमला समझौता हुआ था 1972 में, लेकिन जो शिमला सम्मेलन है ये हुआ था 25 जून से लेकर के 14 जुलाई तक, जो भी 1945 में। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 79 था। आप लोगों को सारी की सारी जानकारी इसमें क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ, सॉरी 80 की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन था। कैबिनेट मिशन जो प्लान था, जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इसका अध्यक्ष कौन था। तो फ्रेंड्स, इसका जो अध्यक्ष था वो था पैंथिक लॉरेंस। कौन था इसका अध्यक्ष? पैंथिक लॉरेंस था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। 80। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई थी। तो जो कैबिनेट मिशन योजना थी ये भारत में आई थी मार्च 1946 में। कब आई थी फ्रेंड्स? मार्च 1946 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत में आई थी। तो फ्रेंड्स अभी एक क्वेश्चन इससे ये बनता है कि हो सकता है पूछे क्वेश्चन कि बताइए कि जिस समय कैबिनेट मिशन भारत में आया था तब ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लीमेंट एटली, क्योंकि क्लीमेंट एटली के शासनकाल में ही, या जिस समय क्लीमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उसी समय ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन योजना भारत में भेजी गई थी। और उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड बेबल, जो कि 1947 तक रहेगा। 1944 से 1947 तक उसका कार्यकाल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 81। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था। तो फ्रेंड्स जो सबसे पहली अंतरिम सरकार थी इसका जो गठन था वो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। क्योंकि जो कैबिनेट मिशन योजना थी, कैबिनेट मिशन प्लान था, ये भेजा ही भारत में इसलिए गया था क्योंकि भारत में संविधान सभा का गठन हो और भारत की अंतरिम सरकार बने। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। अब इसमें ऑप्शन दिए गए बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बेबल योजना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो थर्ड ऑप्शन दिया माउंटबेटन योजना, तो इसके बारे में भी कुछ बता देता हूँ। तो जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था तो फ्रेंड्स वो हुआ था माउंटबेटन योजना के ही तहत। जो माउंटबेटन प्लान था इसी प्लान के तहत इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 82। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। 83 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी। तो इंडिया में जो फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट थी इसकी डिक्लेरेशन कब की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 1946 में। भारत में अंतरिम सरकार की प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी 1946 में। और मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन योजना का जो अध्यक्ष था वो पैंथिक लॉरेंस था, लेकिन जो प्रथम अंतरिम सरकार थी इस सरकार का जो अध्यक्ष था वो उस समय का वायसराय लॉर्ड बेवेल था। इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? लॉर्ड बेवेल था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इसके उपाध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 83। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन नंबर 84 है जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें पूछ रहा था कि प्रथम अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था। तो इंडिया की जो फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट थी इसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड बेवेल था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कुछ जानकारी और बताना चाहूँगा मैं कि अभी मैंने बताया आपको कि जो इसके उपाध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इस सरकार में टोटल 13 सदस्य पहले थे। और इसके बाद में लॉर्ड बेवेल के प्रयासों के द्वारा मुस्लिम लीग को भी इसी सरकार में शामिल कर दिया गया था। और मुस्लिम लीग के इसमें 2 कैंडिडेट शामिल हुए थे, यानी कि 2 सदस्य थे वो मुस्लिम लीग के इसमें शामिल, क्योंकि मुस्लिम लीग के इसमें 5 कैंडिडेट सदस्य शामिल किए गए थे टोटल। और उस समय जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के सदस्य को निकाल करके मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को इसमें ऐड किया गया था। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं इसमें 10 सदस्य थे वो थे कांग्रेस के और 5 सदस्य थे मुस्लिम लीग के। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो लॉर्ड बेवेल होगा। और इस क्वेश्चन की जो सारी की सारी जानकारी थी वो आपको अभी दे चुका हूँ। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। 85 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जो हैदराबाद की रियासत थी, हैदराबाद रियासत थी, इसने भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको इनका सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
फ्रेंड्स जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।